दोस्तों सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है आज के सेशन में। मैं हूं डॉक्टर ललित और चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। मैथमेटिक्स की आज पढ़ाई होगी और आपको बता दें आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं हम दिसंबर 21 में जो क्वेश्चन पेपर आपके समक्ष आया है उसी प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे, उसी पर चर्चा करेंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर देने का और आगे भेज देने का, जिससे कि सभी लोगों को पता लग जाए कि सवाल हो रहे हैं यहाँ पर और जल्दी से सभी लोग जुड़ जाएं। नमस्कार है सभी को, हेलो गुड इवनिंग टू एवरीवन। तो चले बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। बिना किसी देरी के पहला सवाल आपके स्क्रीन पर रखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कौशल में गणित में आकार, दिक् स्थान और माप के शिक्षण से जुड़े हैं? अब यहां पर सवालों को समझिएगा, ऐसे सवाल बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे गए हैं। ये 21 दिसंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर है मॉर्निंग शिफ्ट का, जिसमें आपको इस तरह के सवाल बहुत ज्यादा देखने को अनुभव होगा। ठीक है ना? और वो अनुभव क्या है कि आपको 4 ऑप्शन देगा और 5 विकल्प देगा, उनमें से सही ढूंढने हैं कौन से हैं। तो चलिए पहला विकल्प पढ़ते हैं और जानते हैं। सममितियां खोजना और सौंदर्य शास्त्रीय भाव प्राप्त करना एकदम सही बात है, क्योंकि बालक के अगर आकार की बात करोगे, दिक् स्थानीय स्पाइटल थिंकिंग की बात करोगे, माप शिक्षण जुड़े की बात करोगे, तो वो क्या करेगा? सममितों को खोजना। और ये सौंदर्य शास्त्र क्या है इसको समझ लेना भैया। कभी सोच रहे हो सर ये ब्यूटिशियन को क्यों खोजेगा? यो ब्यूटिशियन वाला बात नहीं है भैया। इसका मतलब क्या है? किसी भी चीज को देख करके उसकी प्रशंसा के भाव जब मन में आ जाते हैं, जैसे अरे वाह कितनी अच्छी शेप बनी है, कितनी अच्छी चित्रकारी हुई है, कितनी अच्छी वर्ड्स हैं, और वाह मैंने क्या बना दिया, इन सबको सौंदर्य शास्त्र में कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी गणितज्ञ की किताब को लेकर उसकी तारीफ करता तो उसका सौंदर्यकरण है। ठीक है ना? सांख्यिकीकरण यानी अंक गणितीयकरण का, यानी अंकों की अवधारणाओं जैसे क्षेत्रफल, मापन आदि, बिल्कुल सही बात है, उनको जोड़ो, दोनों सही है। शिक्षार्थियों में प्रारंभिक अंकगणित को बढ़ावा देना। अब देखो, अब यहां ऑप्शन नंबर सी आपके सामने मिला कि शिक्षार्थियों में आरंभिक गणित को बढ़ावा देना। भाई आप शिक्षार्थियों में गणित के कौशल में आकृति की बात कर रहे हो, आकार की और दिक् स्थान स्पाइरल, यानी आप ज्योमेट्री के बारे में बात कर रहे हो भैया। और आप कह रहे हो ज्योमेट्री पढ़ाओ तो आप अंकगणित को बढ़ावा देंगे। ज्योमेट्री पढ़ाओगे तो ज्योमेट्री पर फोकस करो ना। गलत जवाब। केवल विज्ञान के साथ गणित को समाकलित करना एकदम गलत जवाब है, क्योंकि विज्ञान के साथ गणित को समाकलित नहीं बल्कि अन्य विषयों के साथ भी करना चाहिए। अब अगर हम बात करते हैं प्राथमिक कक्षा पे 1 से कक्षा 2 तक तो बच्चे किस में शामिल होते हैं? ईवीएस भी शामिल होता है ना, मैथमेटिक्स भाषा भी शामिल होती है। तो ये गलत स्टेटमेंट है कि आप विज्ञान के साथ समाकलित करेंगे, मीन्स इंटीग्रेट करेंगे तो सभी के साथ करेंगे। इसलिए राइट ऑप्शन कौन से होंगे? ये दोनों तो मैंने गलत कर दिए। ए और बी सही मिले तो मैं बोल दूं ए और बी सही है, तो ऑप्शन नंबर बी लगा दें। आप क्या कहते हैं? आपका जवाब क्या है? बी। क्या बात है, और एकदम करारा जवाब बहुत ही खूबसूरती से आपकी तरफ से मिला है। बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ, कदम बढ़ाते हैं, तेजी से करेंगे एक और सवाल। कक्षा के 9 विद्यार्थियों की लंबाई इस प्रकार दी। अब देखो कक्षा 9 के विद्यार्थियों की लंबाई दी है, स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन है, जिसमें आपको बताना है माध्यिका जमा बहुलक अपॉन माध्यिका माइनस बहुलक का मान क्या होगा। नहीं, आपको क्या निकालना? मीडियन निकालना है। और आपको क्या निकालना? मीडियन के साथ साथ आपको मोड निकालना। लिख देता हूं, आपको क्या फाइंड आउट करना? मीडियन प्लस मोड अपॉन मीडियन माइनस मोड। अब इसको निकालने का तरीका, आपको कैलकुलेशन तो कुछ करना ही नहीं है। अब पहले समझो माध्यिका क्या होती है, मीडियन क्या होता है। भाई मीडियन क्या होता है? आप किन्हीं भी संख्याओं के मिड टर्म को जब निकालते हैं, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि आप करेंगे n+1 अपॉन टूथ टर्म जो होते हैं वो मीडियन होता है। तो पहले सभी संख्याओं को लिख लो। 9 संख्याएं ऑड नंबर हैं तो मीडियन हमें मिल जाएगा, लेकिन मीडियन होने की एक शर्त जरूरी है। माध्यिका निकालने की एक शर्त है कि आपका डेटा अरेंज होना चाहिए। योर डेटा शुड बी अरेंज आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। नहीं, आपका जो आंकड़े हैं वो अवरोही या आरोही क्रम में व्यवस्थित होने चाहिए, तभी आप निकाल सकते हैं किसको? माध्यिका को। तो चलो अरेंज करते हैं। सबसे छोटा मुझे इसमें क्या दिखा है? 124। इसके बाद 3 बार 124 दिख गया मुझे, सबसे छोटा 124 है ना। 124 124 124, तो तीनों को लिख लिया ऐसे। 124 124 124, 124 खत्म हो गया। इसके बाद क्या है भाई? आपने कहा 126, इसके बाद हमने 126 लिख दिया। इसके बाद हमने देखा 126 कहीं और तो नहीं, आप बोले बिल्कुल नहीं है। 128 2 टाइम था, हम 128 को भी लिख लेते हैं यहाँ पर। 128 और 128। आपने देखा 128 के बाद क्या है इसमें? आपने कहा सर 130 है,
2 बार 130 लिख दिया हमने, 130 130, इसके बाद एक 131, तो ये आपका क्या हुआ, असेंडिंग ऑर्डर हो गया, असेंडिंग ऑर्डर। अब मीडियन आपको निकालना तो क्या करना पड़ेगा, मिड वैल्यू 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 128 इसका मीडियन आ गया। या आप कैसे कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 9 है ना, तो 9 प्लस 1/2 टर्म, यानी 5th टर्म जो होगी वो इसका मीडियन बनेगी। तो मीडियन आपको पता लगा, माध्यिका कितनी है, 128। अब ये मोड क्या होता है, मोड का मतलब होता है हाईएस्ट रिपीटेड वैल्यू, जिसकी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मींस आवृत्ति, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है वही उसका मोड होता है, इसलिए हम बहुलक बोलते हैं इसको। तो सबसे ज्यादा रिपीट क्या हुआ, 124 ना, तो उसको बोल सकते हैं बहुलक। तो ये बहुलक मिल गया। तो आपको क्या मिला, आपने कहा माध्यिका है 128, बहुलक है 124। अब आपको सवाल करना है, तो 128 प्लस 124 अपॉन 128 माइनस का 124, तो कितना हुआ, 8 और 4 12, 2 और 2 4 और 1 5, 1 और 1 2 बटा 4, 4 से डिवाइड करें, 4 छंग 24 और बचा 1 और 4 दिया 12, तो राइट ऑप्शन हो गया पोबारा। अगर आप 63 इसका आंसर देंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी, समझ गए। ये पेपर 1 है, याद रखना, कभी बाद में मत कहना मुझे कि हमें नहीं बताया था। ये पेपर में आएंगे प्रश्न, तो आप सभी लोग इन पर ध्यान कर लो मग्न, और सवालों को समझो जल्दी जल्दी से। किसी का मैं कमेंट ना पढ़ूं तो ध्यान मत देना मुझ पर, सिर्फ फोकस करो टारगेट पर। अर्जुन की आंख को बना लो आई, और एक दूसरी अंक लगा दो लाइक पर, क्योंकि वो लाइक भी जरूरी है, तभी तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा ना। हाँ, तो एक आंख अर्जुन पर, एक आंख लाइक पर, सब्सक्राइब पर भी लगे रहे। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया आंसर आपकी तरफ से मुझे मिला है, वेरी गुड। आगे बढ़े, एक और सवाल की बात कर लेते हैं। चलिए, आपकी स्क्रीन पर ये रहा सवाल, और मीडियन मोड को समझने की बात करेंगे। जिनको कोई सवाल समझ में नहीं आएगा, मैं पहले बता रहा हूं, अगर आपको कोई समस्या समझ में नहीं आती है, आपको कोई प्रॉब्लम है सवाल में, तो आप जब ये क्लास अंत होगी, 30 क्वेश्चन पूरे होने के बाद मैं आपका डाउट लेता हूं, उसमें हम डाउट क्लियरिंग सेशन में आपका डाउट भी सॉल्व करेंगे। जो भी प्रॉब्लम हो मुझे बताइएगा लास्ट में, ओके। ये हर क्लास में मैं बोलता हूं। एक ठोस आकृति जिसकी सभी सतहें समान हैं, वह आकृति नहीं हो सकती। ए सॉलिड फिगर whose all surface are equal, that figure cannot be। जिसकी सभी सरफेस एक समान है वो नहीं हो सकती, वो कौन सी है, चतुष्फलक। जिसकी सभी सतहें एक जैसी होती है, मतलब अगर हैं तो वो सारी क्या है, अगर वो आयत है तो सारी आयत है, त्रिभुज है तो सारी त्रिभुज है। चतुष्फलक, टेट्राहेड्रॉन, घन, क्यूब, और ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलक, या फिर त्रिकोणीय प्रिज्म, ट्रायंगुलर प्रिज्म। अब आपका जवाब आपके समक्ष, और चाहेंगे जवाब मिलेगा तेजी से, और आप सबने जवाब दिया भरपूर, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भाई चतुष्फलक में टेट्राहेड्रन की चारों तरफ जो होती हैं भुजाएं वो चतुर्भुज होती हैं। अष्टफलक की सारी भुजाएं जो है वो एक जैसी होती हैं। घन में सारी भुजाएं इक्वली होती हैं, फेसेस। लेकिन त्रिकोणीय प्रिज्म जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है। देखो ये क्या है, अगर आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू रूल, ये येलो वाला पार्ट कैसा है, येलो वाला क्या दिख रहा है आपको, अगर नीचे की सतह देखेंगे, येलो वाला क्या है, येलो वाला एक स्क्वायर है, और ये कलर कौन सा मुझे नहीं पता, लेकिन ये वाला कलर क्या, एक ट्राइंगल है ना। तो ये सतह समान नहीं हो सकती, ट्राइंगुलर प्रिज्म है। इज दैट क्लियर। तो राइट ऑप्शन बड़ा अच्छे से लगा दिया आपने, ट्राइंगुलर प्रिज्म का आंसर। एकदम खतरनाक जवाब दिए हैं आप, बहुत बढ़िया, और ऐसे ही जवाब बने रहने चाहिए। हाँ बस पूजा, वो मजबूरी है, मैं उसमें कुछ नहीं कर पाऊंगा, दिस इज द प्रॉब्लम। मैं इसी समय, मैंने आपको थोड़ी देर पहले अपना टाइम टेबल बताया था, इट्स वेरी हेक्टिक, बहुत बिजी है, इसी समय ले सकते हैं क्लास, मजबूरी है। तो ये आपको डिसाइड करना होगा कि आप मेरी रिकॉर्डिंग देख लें, आमिर सर की रिकॉर्डिंग देख लें, वो मजबूरी है मेरी भी, है ना। आगे बढ़े, एक और सवाल की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर बोले कि ट्राइंगुलर प्रिज्म में कितने फलक, 5 फलक, कितने ट्राइंगुलर, रेक्टेंगुलर 3 रेक्टेंगुलर, 2 ट्राइंगुलर फेस होती हैं, 9 वर्टेक्स और 6 एजेस होती हैं। तो ये भी पूछ सकता है आपसे एक और सवाल। आए है कितना खूबसूरत सवाल है, बड़े बड़े मेरे साथी धराशायी हो गए थे इस प्रश्न पर। जब किसी संख्या को शून्य से विभाजित किया जाता है तो परिणाम होता है, निर्धारित नहीं किया जा सकता, संख्या ही आती है 0 या 1। When a number divided by 0, then resultant is what? Cannot be determined. Yes, और राइट ऑप्शन संख्या 0, बहुत बढ़िया, द नंबर इटसेल्फ 0 और 1। और आपका जवाब चल हुआ है, एकदम हो चुका है आपका चंचल मन, और आपके चंचल मन ने जवाब दिया, प्रशांत ने चीख पुकार के कहा है कि सर ऑप्शन नंबर सी हमारा है, बाकी सब, मैंने कहा ना बड़े बड़े साथी हो जाते हैं धराशायी जब ऐसा सवाल देते हैं। मेरे भाई गलत जवाब है आपका, अगर आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर 0 तो आपको इस पर मिलेगा नंबर 0।
क्यों? आप किसी जीरो को किसी संख्या से भाग करते हैं तो जीरो आता है, लेकिन मेरे नन्हे मुन्ने राही, अगर एक को डिवाइड कर दे जीरो से तो होगा अनंत, जिसको निर्धारित नहीं कर सकते आप। 1/0 आपने सुना होगा ना, जिन संख्याओं को पी अपन क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं वो परिमेय होती हैं, लेकिन क्यू का वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? कि अगर आप किसी संख्या को जीरो से भाग करोगे तो अनंत वैल्यू मिलेगी, जिसको आप निर्धारित नहीं कर सकते। इसलिए राइट ऑप्शन दे दो हंसते हंसते, ऑप्शन नंबर 1। बात समझ में आ गई? कितना गलत करते हैं आप? तो गलती नहीं होनी चाहिए आपसे बिल्कुल भी, ये बात समझ लो। नहीं तो ऐसे सवाल पेपर में बचकाने आएंगे और आप बचकानी हरकत करके आएंगे तो जरूर फंस जाएंगे। इसलिए प्रीवियस ईयर तो हम आपके लिए लाएंगे, लगातार लाएंगे, पर डे लाएंगे, लेकिन आपको भी बोलना पड़ेगा कि आपके करण अर्जुन भी आएंगे। मैं 2 साथी लाओगे ना, हाँ तभी बात बनेगी। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल की बात करते हैं। प्राथमिक कक्षा में ज्यामिति की नियमित आकृतियां पढ़ाने के लिए अध्यापक ने क्रियाकलाप का एक निश्चित क्रम तैयार किया। उसने एक यादृच्छिक क्रम में व्यवस्थित किया। अब उसने ये जो सामने चीज है ना, इन बच्चों को 5 चीजें ऐसी दे दी, क्रम में नहीं है, ये समझने की जरूरत है। ये क्रम में नहीं है, इनको क्रम में समझो। छात्र भिन्न आकृतियों के विशिष्ट लक्षणों की खोज करता है, तो क्या खोज पहले लेवल पर करेगा, इस बात को सोचना है। छात्र अपने आसपास की द्विमीय वाली वस्तुओं को चित्रित करते हैं। छात्रों को भिन्न आकृतियों के कटे हुए चित्र कट आउट दिए गए हैं और उन्हें कहा गया है कि वो एक समान की सदृश वस्तु को अपने आसपास पहचाने। छात्र आकृतियों को उनके लक्षणों और नामों के अनुसार वर्गीकृत करने में समर्थ हैं। सही विकल्प का चुनाव आपको करना है, ये ऑप्शन नहीं है। अब ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको देना है जवाब। अब समझने की कोशिश करना कि अगर आप इन जवाबों को लगाने की कोशिश करते हैं तो सवाल क्या बनेगा। 5 ऑप्शन आपके समक्ष दे दिए गए हैं और हमें पूरा विश्वास है गलत नहीं होगा आपसे जवाब। तो देखो समझ लो भैया, सबसे पहले वह बच्चा क्या करेगा, क्या छात्रों भिन्न आकृतियों का, सबसे पहले क्या करेगा, वो उन कटआउट्स को यूज करेगा, चित्र जो उसके पास है। भाई हमें यहां से अनुभव से तो शुरुआत नहीं हुई है, चित्रों से शुरुआत हुई है। तो सबसे पहले बच्चा क्या करेगा, वो चित्रों को लगाने की कोशिश करेगा। बहुत बढ़िया, चित्रों को लगा दिया कोई। उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद वो छात्र अपने आसपास की उन वस्तुओं को चित्रित करते हैं। पहले से कटआउट दिए गए हैं, उनको कहा गया इनको एक जैसे लगाओ, आसपास को पहचानो, यानी आसपास की वस्तुओं का अनुभव करो। उसके बाद उन वस्तुओं को चित्रित करो, बनाओ। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद उन आकृतियों के लक्षणों की खोज करो और लास्ट में क्या करोगे, लास्ट में करोगे आकृतियों को उनके लक्षण और नामों के अनुसार क्या करना, अलग अलग करना है। तो राइट ऑप्शन पहले नंबर पर सी, उसके नंबर बाद बी, उसके बाद ए और फिर डी होना चाहिए। तो राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए। अब तो आपने लगा दिया है जवाब भर भर के आंसर और जवाब दिया है मुझे बी। बहुत बढ़िया। रवि भूषण देखो, ईएलपीएस लगाओ, क्यों नहीं लगाओगे, देखो बताते हैं। ईएलपीएस क्यों नहीं लगे, उस पर ही आ रहे हैं। ई मींस एक्सपीरियंस, जब बच्चा अपने आसपास की वस्तुओं को देखता है, सदृश वस्तुओं को अपने आसपास को पहचानेगा, दैट इज एक्सपीरियंस। उसके बाद क्या करेगा, लैंग्वेज। अब लैंग्वेज तो इसमें नहीं आई तो कोई पर छोड़ दो। उसके बाद क्या करेगा, पिक्चर, तो क्या करेगा, चित्र लगाएगा, है ना। उसके बाद क्या आता है, EL सिंबल। अब उसकी आकृतियों के लक्षणों को खोजेगा, तो चित्रित करने के बाद लक्षण होंगे और सिंबल इसमें दिया नहीं है तो उनके अक्षरों के आधार पर तोड़ेगा। वो तभी लगेगा जब वो चीजों को वो तरीके से लगाएगा। ये आपको समझना है कि आपको उस थ्योरी को कैसे कंप्लीट करना है, ठीक है ना। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर लिखेंगे, जवाब क्या मिलेगा तरीके से दीजिएगा। 34 × 6 को हल करने के लिए एक विद्यार्थी नीचे दी गई प्रणाली का प्रयोग करता है। ये माइनस नहीं है, ये डैश है। 30 + 4 × 6 बराबर 30 × 6 प्लस 4 × 6 बराबर 180 प्लस 24 बराबर 204। उपयुक्त प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह गुणन की समस्या को हल करने की एक तत्कालिक अनुमान और प्रयास हित ट्रायल प्रणाली है। यह गुणन की एक मानक कलन विधि नहीं है, इसलिए विद्यार्थियों को इसके उपयोग के लिए हतोत्साहित किया जाना चाहिए। विद्यार्थियों को गुणन का अवधारणात्मक ज्ञान है और वह इसे अपघटन प्रणाली की ओर संचालित करने में सक्षम है। विद्यार्थियों को गुणन का अवधारणात्मक ज्ञान नहीं है। अब यहां पर आप देखेंगे जवाब क्या होना चाहिए। अब देखो, अगर यहां पर पहली बात करें हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल का मतलब क्या होता है कि बच्चा करके सीखता है, गलत करता है, सही करता है, फिर सीखता है, बार बार कोशिश करता है और अंत में उसे एक निश्चित हल मिल जाता है। ये हिट एंड ट्रायल तो नहीं है, उसने पहली बार में ही सवाल को सही कर दिया है। यह गुणन की एक मानक कलन विधि नहीं है, क्यों नहीं है, स्टैंडर्ड विधि है। अच्छा, ये कौन सा वेदर मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं ये कौन से रूल के अकॉर्डिंग उसने तोड़ा, कोई मुझे बता सकता है। ये विद्यार्थी ने इसमें कौन सा रूल लगाया, कौन से रूल के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को तोड़ा गया, कोई मुझे बताएगा।
जैसे उसने इसको ब्रेक किया है, उसने कोई ना कोई तो रूल लगाया हो, कौन सा नियम लगाया है? और शायद आपको बता दूं, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वितरण नियम इसको बोला जाता है। उसने क्या बोला है जी? क्लियर है? तो ये क्या है? ये है वितरण नियम। जब बच्चा इस तरह से जोड़ता है तो उसने क्या काम का वितरण, ये तो मानक प्रणाली हो सकती है, लेकिन इसके बाद क्या है? विद्यार्थियों को गुणन का अवधारणात्मक ज्ञान, यानी उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, और वैसे अपघटन मींस क्या, डिस्ट्रीब्यूशन की प्रणाली से संचित करने में सक्षम है। एकदम सही जवाब है राइट ऑप्शन 3। अगर आप देते हैं नो प्रॉब्लम सी, बहुत बढ़िया। अरे वाह, सब लोग जानते हैं कि वितरण नियम क्या है। खूबसूरत जवाब है आपके, बढ़िया। लेकिन लाइक उतने ही कम है, लाइक क्यों नहीं कर रहे हो? सवाल अच्छे नहीं लग रहे क्या? कैसे करोगे? सवाल एक और आपके सामने। एक समकोण त्रिभुज एबीसी के लिए निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। एक में कोण बी 90 डिग्री का है और इसका क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर वाले आयत के क्षेत्रफल के समान है। सवाल समझिएगा, एक में कोण जो है त्रिभुज में, एंगल बी 90 डिग्री का है। अगर मैं बनाऊं ऐसे कोण, तो ये क्या है? ये आप कहेंगे बी कोण 90 डिग्री का हो गया, नो प्रॉब्लम। इसका क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर आयत के समान। अब इसका एरिया कितना हो जाएगा? एक आयत है कितने का? 6 और 4 का, तो इसका एरिया कितना होना चाहिए? 24। इसका एरिया 24 है। कर्ण और आधार के बीच का अंतर 6 सेंटीमीटर और कर्ण की लंबत का अंतर 3 सेंटीमीटर। कर्ण और आधार मतलब क्या है? अगर मैं मान लू ये ए है, बी है, तो ए सी माइनस आधार बी सी, ये कितना है? ये है 6। कर्ण और लंबत का अंतर, कर्ण कितना है? ए सी माइनस का ए बी, वो कितना? वो 3 है। त्रिभुज एबीसी के कर्ण की माप के लिए दिए गए सही विकल्पों को चुनना है। इनमें से 2 स्टेटमेंट दिए हैं आपको, 1 और 2। अब त्रिभुज एबीसी के कर्ण की माप आपको निकालनी है, तो इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही होंगे? सवाल का लेवल देख लो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सवाल का लेवल सब नोट कर लोगे, किस तरह का लेवल सवाल में पूछा गया। बाद में मत कहना, पहले दे दूं वार्निंग, समझ रहे हो? तो भाई सवाल का लेवल समझने की कोशिश करो कि आप इस सवाल को कैसे करने की कोशिश करेंगे। पहला ऑप्शन, प्रश्न उत्तर देने के लिए दोनों कथनों 1 और 2 में दिया गया डेटा एक साथ आवश्यक, यानी आपको दोनों डेटा को एक साथ यूज करना पड़ेगा, तब आप सवाल को हल कर पाएंगे। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, केवल कथन 2 में दिया गया डेटा प्रश्न को उत्तर देने के लिए काफी नहीं। अगर जो ऑप्शन नंबर 2 यहां पर लिखा है वही इनफ है, उससे आप आंसर निकाल सकते हैं। तीसरा क्या है? तीसरा है केवल कथन 1 में दिया गया डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, यानी आप सिर्फ इस वाले से ही निकाल सकते हैं, पहले वाले से। दोनों कथन में दिया गया डेटा एक साथ प्रश्न का उत्तर निकालने के पर्याप्त नहीं है। अब आपको देना है इनमें से, इसको बोलते हैं असली क्रिटिकल थिंकिंग। सवाल का लेवल देख लेना कैसा है। और यहां पर रिजवाना ने कहा है ऑप्शन नंबर बी, क्या बात है, बिल्कुल सही कहा समीरा आपने, बिल्कुल। तो लेकिन समझने की कोशिश करेंगे। उसने बोला इन दोनों का अंतर कितना है, आपको पता है, एसी दोनों में कॉमन है भाई, सवाल बन सकता है आसानी से। तो अगर उसने बोला कि भाई इस कर्ण का आपको विकल्प 24 है, लेकिन सिर्फ आपको बी पता है, तो इससे कैसे निकाल सकते हो आप? भाई आपको पता है, मैंने कहा ये आपका ऐसा एक समकोण त्रिभुज है और इसका जो एरिया है वो 24 है, तो इसका मतलब क्या है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट बराबर 24। तो बेस इंटू हाइट कितना हो जाएगा? 48। अब इससे तो डेटा निकलेगा नहीं, इससे कैसे कर्ण की लंबाई निकालोगे? आपको बी और एल मिल गया भाई, बी एच होगा ना, बाद हाइट इंटू बेस। अब इससे तो आप नहीं निकाल सकते, दूसरी वाली इक्वेशन जरूर निकाल सकते हो। उसने बोला कि AC माइनस BC बराबर 6 है, AC माइनस AD बराबर 3 है, पुट कर दो तो आराम से आपका निकल जाएगा उत्तर। कैसे? आपने कहा भैया AC, मैं यहां लिख दूं, AC माइनस का BC बराबर 6 और AC माइनस का AD बराबर 3, दोनों को हमने घटा दिया, माइनस प्लस माइनस, ये कट गया आपस में, तो क्या बना? आपने कहा AD माइनस का BC बराबर 3। अब 3 इक्वेशन आ गई, आप इसको सॉल्व करके आराम से आप AC की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो एक बार इनको जोड़ दिया, एक बार घटा दिया, दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, तो हमें इस डेटा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमें तो इस डेटा की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल सेकंड वाले से ही हम इसका आंसर निकाल पाएंगे। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हाँ, 6 8 10 कर दो, नो प्रॉब्लम। बात समझ में आ गई? तो क्लियरिटी आई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भैया किसी को? तो आपको समझ में आया। उसने बोला कि भाई केवल 6 3 यही काफी है, इसी से आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2।
काफी, एक की में जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड। अब इस कर्ण की लंबाई क्या होगी ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे। इस कर्ण की लंबाई क्या निकलेगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे, मैं देखूंगा आपका जवाब। वो आप ओपन, समीर आप ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं रख सकते, आपको सटीक आंसर निकालना, तो यू कैन नॉट पुश एज्यूम, आप किसी भी चीज का एज्यूम नहीं कर सकते, ठीक है ना। एक और सवाल, कक्षा 1 में प्रकरण भिन्न पदार्थों के मापन की तुलना का परिचय देने के लिए निम्न में से कौन सा अत्यधिक उपयुक्त है। आप भिन्न को पढ़ाने की बात कर रहे हैं, इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा आपको लगता है, उसी पर आपका जवाब देना है, ठीक है ना। तो देखेंगे आपका जवाब हमें किस तरह से मिलता है। प्रश्न आपके समक्ष है और मैं चाहूंगा उत्तर आपका मुझे अच्छा मिलेगा, गलती नहीं करेंगे आप। तो लेट्स सी, देखेंगे जवाब। आपके प्रश्न आपके समक्ष है, क्या होता है जवाब। प्रश्न है, अलग अलग पदार्थों का अवलोकन करो, तुलना करो। भाई भिन्नों के बारे में बात हो रही तो क्या करेंगे, अलग अलग पदार्थों का अवलोकन करो, तुलना। एकदम सही बात है, क्योंकि भिन्न कैसे निकलोगे, जब अलग अलग चीजों को देखोगे उनकी तुलना करोगे, एकदम सही बात है। अमानक इकाइयों के प्रयोग से मापों की तुलना करो, ये क्या सही बात है। अगर आप कक्षा 1 में भिन्न पदार्थों को क्या कर रहे हैं, मापों की तुलना करने का परिचय दे रहे हैं, तो मुझे तो लगता नहीं कि अमानक इकाइयों से माप और तुलना करो। दूसरा ऑप्शन क्या है, मानक इकाइयों के प्रयोग से माप और तुलना करो। अब मानक इकाई से मापने की बात हो रही है, क्या मानक इकाई से मापे, तो भाई यहां पर मापन तो सिखाएगा ही नहीं पहली क्लास में, बच्चा कैसे माप लेगा। कक्षा 1 का बच्चा है, याद रखना, उसे माप नहीं आती है, वो सिर्फ ऑब्जर्वेशन कर सकता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो सिर्फ मूर्त वस्तुओं के सारे समझ सकता है कि बड़ी है कि छोटी है, ये इसका आधा भाग है कि पूरा भाग है। वो मापने की तो बात ही नहीं करोगे ना, उसको कक्षा 1 में कैसे माप लेगा, इतना सा बच्चा क्या जानेगा माप को, है ना। क्योंकि माप का कॉन्सेप्ट तो कक्षा 3 में इंट्रोड्यूस होता है। तो पदार्थों को अध्यारोपित, बिल्कुल नहीं। आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, आप जो माप है उनको क्या करेंगे, अध्यारोपित करो, उनको इंप्लीमेंट करो, उनको फिजिकल रूप से मूर्त रूप से समझो और तुलना करो, एकदम सही बात है। तो आप उनको सिर्फ मूर्त रूप से समझा सकते हैं कक्षा 1 के बच्चे को, इसलिए ए और डी सही होंगे। तो आप देख लो कौन सा जवाब मुझे लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 लगा दूं, क्लियर है। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ता है, यहां पर आपको चीजों को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि पैडागोगी में इसी तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और देख लो, आप अपना लेवल चेक कर सकते हैं कि ये प्रीवियस ईयर का पेपर है 21 तारीख का, 21 दिसंबर का, कि आप इस सवाल में किस जगह लाई करते हैं, ठीक है ना। अगर आप इसको कर पाएंगे तो पेपर इससे भी क्या होगा, टफ ही बनेगा। आसान बन सकता है दूसरी बात है, लेकिन हम क्या मान के चलेंगे, पेपर इससे अगले वाला अच्छा ही आएगा। तो प्लीज फोकस एंड समझिए। एक और सवाल, उच्च गणित की कक्षाओं में छात्रों की भागीदारी छात्रों की तुलना से कम है, इसका कारण क्या हो सकता है। छात्राओं की तुलना में पुरुष छात्र गणित में बेहतर है, क्या आप कह सकते हैं सही बात है। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये इसने ऐसी बात कर दी, तो क्या सही बात है जी, कि उच्च गणित की कक्षाओं में छात्राओं की भागीदारी छात्रों की तुलना में कम है, इसका क्या कारण हो सकता है। छात्राओं की तुलना में पुरुष छात्र गणित में बेहतर है, ये तो जेंडर बेसिस हो गया ना, इसको तो काट दो। क्योंकि आप ये नहीं कह सकते लड़के ज्यादा अच्छा पढ़ते लड़के नहीं पढ़ते, मेरी यहाँ तो बहुत सारी लड़कियां जो अच्छी पढ़ती हैं। नहीं नहीं, एक्चुअली ज्योति आवाज इसलिए चेंज है कि सुबह से बोलना पड़ता है ना, इसलिए आज यूनिवर्सिटी में भी मेरे 3 लेक्चर थे, इसलिए ऐसा लग रहा होगा, आवाज बैठ जाती शाम तक बोलते बोलते। ओके, मैं धीरे धीरे बात करूंगा। ओके, बात समझ में आ गई, नो प्रॉब्लम। तो ये तो समझ में आया, अब बात करते हैं आगे। गणित एक बहुत ही कठिन विषय है और छात्राओं के बस गणित पढ़ने की रुझान नहीं होता। गणित एक तो बहुत कठिन नहीं है, दूसरी बात छात्रों में रुझान, आप छात्राओं को कैसे कह सकते हैं कि रुझान नहीं है, या सभी छात्राएं बैठी हैं अच्छे से गणित पढ़ रही हैं, तो जेंडर बेस हम नहीं हो सकते, है ना। सामाजिक और शिक्षकों की अपेक्षा जेंडर, हाँ बिल्कुल सही बात है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, कारण क्या है, जो समाज में लोग रहते हैं, समाज में हम रहते हैं, और शिक्षक जो हैं, जो ओल्ड शिक्षक हैं, जो पुराने शिक्षक हैं, उनकी अपेक्षाएं जेंडर पर रहती हैं कि लड़का है बहुत अच्छा काम करेगा, समाज में लड़कियां कुछ नहीं करेंगी। तो ये सामाजिक सोच है, इसको बदलना होगा। इसलिए सबसे कारण जो खतरनाक कारण है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी आप केवल सी लगा सकते हैं, इसी से आपका जवाब मुझे अच्छा लग जाएगा। अगर आप ऑप्शन नंबर ए को चूज करेंगे तो राइट ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। इज दैट क्लियर, बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं आप। हालांकि विद्यार्थियों की संख्या आज कम है, पता नहीं क्यों कम है, मैं भी नहीं जानता हूं, लेकिन कम है, कोई बात नहीं है, जैसा आपका मन है, बच्चे आएंगे तो आगे सीखेंगे। एक और सवाल ले लेते हैं। कक्षा 2 के छात्रों को संख्याओं का योग पढ़ाने के लिए अध्यापक ने क्रियाकलाप का आयोजन किया, जिसमें उसने रंगीन मोतियों का प्रयोग किया। यह क्रियाकलाप छात्रों में निम्न में से किसका विकास करने में सहायक होगा। अब देखो, जिन लोगों का ये पेपर हुआ होगा उनको तो पसीना पक्का आया होगा, क्योंकि ये सबसे टफ पेपर था इस सीजन का, ठीक है ना। ये टफ पेपर में से एक पेपर था इस सीजन का।
तो डोंट वरी, इसको समझते चलिएगा, घबरेगा नहीं। आपका पेपर आसान भी हो सकता है, मुश्किल भी, लेकिन हमें तैयारी सबकी करनी है। प्रश्न आपके समक्ष है, चाहेंगे जवाब क्या मिलेगा। लेट्स सी व्हाट विल बी द राइट आंसर फ्रॉम योर साइड। ओके लेट्स सी, सवाल क्या है, देखेंगे जवाब। अब समझते हैं कहानी को और जानते हैं जवाबों को क्या मिलेगा इसका आंसर। अब देखो यहां पर समझो कि यह क्रियाकलाप छात्रों में किस विकास, बिल्कुल अनुमान, एकदम सही बात है भाई, अनुमान में लगाएगा ना, क्योंकि बालक इसमें विजुलाइज करेगा, एजम्पशन करेगा, और एजम्पशन करना तो बहुत जरूरी है। तो एजम्पशन तो मैं करेक्ट मान लूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या मानते हो सही? आप कहेंगे बिल्कुल मानो। अरे भाई यही गलत है, समझो, यही तो गलत है, बाकी सब ठीक है। क्यों? सवाल को पढ़ो क्या लिखा है। उसने बोला, उसने एक रंगीन मोतियों का प्रयोग किया और यह क्रियाकलाप छात्र में किस प्रकार का देगा, किस लिए? जोड़ने के लिए। तो यह अनुमान लगाने की बात कहां से आ गई? अनुमान तो तब लगाया जाता है जब बच्चे के पास कोई चीज नहीं होती है, तब वो करता है एजम्पशन। तो वहां पर क्या होगा, वो देखेगा, विजुलाइजेशन और प्रदर्शन, इन दोनों में काम होगा। तो राइट ऑप्शन लगा दे, बी और सी, क्योंकि अनुमान तो तब होता है जब चीज प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं होती है। चीज मेरे सामने प्रत्यक्ष रूप से पड़ी है ना। सबसे पहले कहते हैं अनुमान जरूरी है, तो अनुमान जरूरी है, लेकिन लगाना आपकी मजबूरी है। राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी और सी, यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम बढ़िया जवाब है। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर, गणित की पदानुक्रम प्रकृति है। पदानुक्रम का मतलब जानते हैं क्या होता है? हिरार्कल, श्रेणीबद्ध। इसको मैं थोड़ा और सरल कर देता हूं, उसको श्रेणीबद्ध बोलते हैं। ये बिल्कुल सही बात है, गणित श्रेणीबद्ध है एवं अवधारणा तर्क संगत, संरचित और संबंधित है। निम्न कथनों में से कौन सा इस व्याख्या के लिए अत्यंत उपयोगी है या है? योग की अवधारणा के निर्माण के बाद गुणन आता है। क्या ये सही बात है कि पहले आप बच्चे को योग सिखाते हो, उसके बाद गुणन आएगा? और आप समझो प्याजे के संगणक विकास के अकॉर्डिंग भी अगर आप देखेंगे तो यहां पर चीजों को समझने का प्रयास करेंगे कि सबसे पहले बेसिक चलता है। तो आप जानते हैं क्या आता है पहले, आप सब जानते हैं कि गुणन का कॉन्सेप्ट योग के बाद आता है। ये सही बात है। क्यों? आप बच्चों को सिखाते 2 गुणा 3 बराबर 6, बच्चा नहीं सीखता, हम कैसे बताते हैं? 2 + 2 + 2 = 6, तो दिया 2 की 3 में गुणा कर लो, वही मल्टीप्लाई है। तो ये तो सही लिखा है। योग और गुणन पृथक अवधारणाएं जो एक दूसरे स्वतंत्र है। तो योग और गुणन दोनों अलग अलग है, मतलब दोनों अलग अलग है। क्या ये सही बात है? अभी तो आपने स्टेटमेंट में कहा कि योग के बाद गुणा सीखते हो, अब कह रहे हो अलग है, तो गलत है ना। गणितीय अवधारणाओं का मूल्यांकन केवल योगात्मक मूल्यांकन से होना चाहिए, मतलब आप सिर्फ लास्ट में फाइनल एग्जाम कराएंगे, बीच में कोई भी उसको रचनात्मक मूल्यांकन, कोई भी फॉर्मेटिव असेसमेंट, कोई भी डायग्नोस्टिक, रेमेडियल कुछ नहीं कराएंगे, सीधा फाइनल एवेल्यूएशन। घनघोर बेइज्जती होगी बच्चे की, गलत कर दें, ऐसा नहीं है। आपको बीच में अवलोकन करना पड़ेगा, आपको असेसमेंट करने होंगे। संख्या ज्ञान का विकास योग और व्यवकलन की अवधारणा से पहले, बिल्कुल सही बात है। अगर बच्चा आप उसको योग जोड़ घटा सिखाना चाह रहे हो तो उससे पहले क्या सिखाओगे? उसको जो संख्या तो पता हो, 3 क्या होता है, 4 क्या होता है ना। तो बात समझ में आ गई आपको? आए है क्या बात है, खूबसूरत जवाब। यानी आप एकदम सही बोले हैं, यानी ये वाला सही और ये वाला सही। तो आप क्वेश्चंस के ऑप्शंस को एलिमिनेट करना भी सीखें। क्यों गलत? क्योंकि ये सिर्फ आपके पढ़ने की शक्ति पर डिपेंड करता है, आपको कितना कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है, क्योंकि इनका कोई फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं है सवालों का। राइट ऑप्शन ए और डी। ओके, बात समझ में आ गई। आगे बढ़े, एक और सवाल की बात करें, चलो एक और देखेंगे इसका जवाब। पेडागोगी बड़ी अच्छी है, पेपर में देख रहे हो ना, किस लेवल की पेडागोगी, किताब में नहीं है किसी में भी। सवाल देखते हैं क्या मिलता है। लेकिन लाइक बहुत कंजूसी है भाई, लाइक में बहुत कंजूसी है, इस कंजूसी को ना करें कृपया करके। अंक 0, 1, 4 और 7 को बिना दोहराए यदि एक साथ प्रयोग किया जाए तो उनसे बनने वाली 4 अंकों की बड़ी से बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर। If the digits 0, 1, 4, 7 are used together without repeating, then the greatest and the 4-digit formed, and it is find the difference for the smallest number is what? सवाल बड़ा आसान है और जवाब देने की कोशिश बहुत आसानी से करेंगे। ओके, और देखेंगे आपका जवाब कितना बढ़िया आता है। ए 12 का ए, क्या बात है रिजवाना, रिजवाना ए रिजवाना, हमें लगता है आपने इस साल का पेपर दिया था, ये आप ही का पेपर है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है रिजवाना, आप इसी पेपर को दे के आई हैं? पक्का पक्का बताना, फेफड़े पे हाथ रख के बताना, सही सही है कि नहीं जी? ओके, हाँ ऐसा मुझे लग रहा है। आप धीरे धीरे चलो, खैर कोई नहीं, देखते हैं जवाब क्या मिलता है। और
हाँ ओके। तो देखें सवाल क्या मिलेगा। आप देखो हम गलती कहाँ करते हैं, बड़ी से बड़ी तो आराम से बना लेंगे, 7410 नो प्रॉब्लम। छोटी छोटी बनाने से में क्या करते हैं 0147। ये गलत है, ये छोटी संख्या नहीं बनी, ये गलत है। क्यों नहीं बनी? क्योंकि जीरो का रोल तो कुछ रहा ही नहीं। अब वो जीरो को ना देता तब भी तो ये बनती। तो आपको जो भी अंक दिए जाते हैं आप उनको यूटिलाइज करेंगे, उनको यूज करेंगे, तभी बात करेंगे। हाँ फर्स्ट बार देंगे, बहुत आप पास, रिजवाना तो पास हो गई भाई, ठीक है ना। चलिए बात समझ में आ गई। तो क्या समझ में आया कि ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 0147 आपने जीरो का तो यूटिलाइज किया ही नहीं। तो जब भी आपको सवाल मिलेगा ये मत करना 0 147, क्योंकि जीरो की सार्थकता नहीं है और आपको सभी सार्थक अंक लेने पड़ेंगे। तो छोटा अंक क्या बनेगा? बड़ा तो सही है 7410, छोटा क्या बनेगा 1047। ठीक है ना। आपको जीरो को किसी ना किसी प्लेस पर लगाना होगा तभी सवाल बनेगा सही। ओके बात समझे। गूगल पे भी है सवाल क्या। तो देखो 10 में से 7 गए 3, यहां बचा 10 में से 4 गए 6, 3 6, 63 ऑप्शन नंबर 1 आपने दिया, एकदम बढ़िया। ओके। अगर आप इतने टफ सवालों का सवाल आसान चुटकी में दे रही हैं तो मतलब ये तो अच्छा साइन है ना कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चों का। ओके बढ़िया। आगे बढ़िए, एक और सवाल की बात करते हैं। इनमें से कौन से सही हैं या है। ये सवाल बहुत ज्यादा पूछे गए थे इस सवाल में, हर किसी में 2 2 ऑप्शन 3 3 ऑप्शन थे, बच्चों को रुला डाला था इस पेपर ने। इट्स ट्रू। ये बच्चे जो पेपर दे के आए थे वो खून के आंसू रोए थे आगे, बोले सर बात बहुत ही खतरनाक, हमारी तो पेडागोगी बड़ी खतरनाक आई थी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से सही हैं। प्राथमिक कक्षा के छात्रों में मानसिक परिकलन कौशल के विकास को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। क्या प्राथमिक कक्षा में मानसिक परिकलन कौशल के विकास को सहायता देनी चाहिए। अब अगर मैं आपको बात करूं तो शायद आप इस बात को मेरे साथ सहमत हो जाएंगे कि हमारे पोलियो सॉरी हमारे जो प्लूटो साहब हैं उन्होंने एक परिभाषा दी थी कि बालक को जब हम पढ़ाते हैं तो गणित बालक की मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का कार्य करता है और उसकी एक आत्मा में नवीन चेतना और जागृति भरने का प्रयास करता है, काम करते यही ना। तो अभी मानसिक तो सही, क्योंकि बच्चे को प्राथमिक लेवल पर हम भेजते ही इसलिए हैं कि उसको मानसिक गणित आ जाए, मानसिक गणित को प्राप्ति के लिए ही बालक को भेजा जाता है। ये बात एकदम समझ में आ गई। इसके बाद बात करते हैं, केवल ड्रिल और अभ्यास के द्वारा मानसिक परिकौशल को सुधारा जा सकता है। ऐसा किसने कहा कि आप सिर्फ ड्रिल कार्य कराएंगे तो ही बच्चा चीजों को समझ पाएगा? नो। मानसिक परिकलन कौशल प्रश्नों को हल करने के लिए औपचारिक और, बिल्कुल सही बात है, ये दोनों औपचारिक और अनौपचारिक रणनीतियों का पालन करता है। ये मैं आपको डेली बता रहा हूं कि औपचारिक क्या है अनौपचारिक क्या है। सामान बेचने वाला जो ठेले पर सामान बेचता है वो अनौपचारिक रणनीतियों का इस्तेमाल करके आपको बताते हैं कि इसका पैसा इतना हुआ। तो ए और सी सही है, बी गलत है। तो राइट ऑप्शन ए और सी किसमें? ऑप्शन नंबर सी में ही है, जो आपने एकदम सही दिया है। बहुत बढ़िया जवाब। आगे बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ, देखते हैं क्या मिलता है आपको। एक और जवाब ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक 120 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत के रूप में दिया गया जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? A 120 centimeter long wire is given the form of a rectangle whose length is 2 centimeter more than its breadth. It's more, what will be the area of rectangle? बड़ा ही शानदार। कहते हैं सर ये तो आते ही नहीं है। किस मुझे कहा था ना किसी सर इसमें आयत का क्षेत्रफल तो पूछता ही नहीं है। मैंने पढ़ाया है, पढ़ो भैया आएगा। अभी तो और कुछ मिलेगा जो आपको बताएगा कि जवाब कैसा आएगा। अभी आप नहीं समझ पा रहे हैं सवाल में क्या क्या आएगा। समझते रहो, देखते रहो, जवाब मिलते रहेंगे। बढ़िया और सही जवाब मिला है, समझ लेते हैं। देखो ये हमारे पास क्या है, ये है आयत। ओके। उसने बोला इस आयत का 120 सेंटीमीटर लंबी तार है, मतलब क्या है, ये वायर की जो लेंथ है 120, इसको क्या बोलते हैं, इस वायर की लेंथ से बना है, इसको बोलते हैं इसकी बाउंड्री। और वो क्या होता है, वो होता पेरीमीटर, परिमाप। आपको परिमाप दे दिया कितना है भैया 120। मैंने माना कि उसकी लंबाई चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक, अगर उसकी चौड़ाई ए है तो उसकी लंबाई a+2 होनी चाहिए। अब अगर मैं इसका परिमाप मुझे दिया तो निकाल दो परिमाप। परिमाप क्या होता है 2 इंटू a+2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 120। तो आप कह सकते हैं 2a+2 इज इक्वल टू 120/2। आप कह सकते हैं 2a इज इक्वल टू 60-2 और a कह सकते हैं 58/2 दैट इज 29। तो 29 उसका a, यानी उसकी जो चौड़ाई है वो 29 है। इसको लिखते 29। तो लंबाई कितनी हो जाएगी 31।
अब उस आयत की लंबाई 31, चौड़ाई 29। अब उसने बोला क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 31 मल्टीप्लाई बाई 29, तो 199 आ गया आंसर फटाफट, 899। क्लियर है? बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं भाई किसी को? और आपका जवाब सी एकदम सही दिया है आपने, नो प्रॉब्लम। बहुत ही खूबसूरत जवाब, ऐसे ही तो करना है। आगे बढ़े, एक और सवाल की बात करते हैं। चलिए तेजी तेजी से करो सवाल, क्योंकि मुझे एक दूसरी क्लास में भी जाना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन से उपकरण अधिगम की कठिनाई की विशिष्ट प्रकृति के निदान में सहायक नहीं है? इनमें से कौन से उपकरण हैं जो अधिगम की कठिनाई की विशिष्ट प्रकृति में सहायक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज नॉट हेल्पफुल इन डायग्नोसिंग द स्पेसिफिक नेचर ऑफ लर्निंग? इंग्लिश में पढ़ ले तो थोड़ा आसान हो जाता है। लर्निंग डिफिकल्टी को डायग्नोस करने के लिए कौन से स्पेसिफिक टूल हेल्पफुल नहीं होंगे? समझ में आ गई? मैं और अच्छे से बता देता हूं, एक बार और हिंदी में बोल देता हूं। इनमें से कौन सी चीजें जो नीचे लिखी हैं वो बालक की अधिगम की कठिनाई यानी के निदान में नहीं, उसको जो पढ़ने में कठिनाई हो रही है उसके निदान करने में सहायक नहीं है। तो निदान में सहायक न होने वाली चीजें कौन सी हैं, इसका सीधा जवाब ये मिलता है। और आपको इन प्रश्नों को पढ़ना आना पड़ेगा, नहीं तो प्रश्नों में घूम जाओगे, इनकी भाषा समझनी पड़ेगी, तभी बात बनेगी। इनमें से कौन सा सहायक नहीं है? कक्षा का अवलोकन, एकदम सही बात है, करो। क्यों नहीं करोगे कक्षा का अवलोकन? अगर बच्चे को अवलोकन तो बहुत जरूरी है भाई। आप कक्षा का अवलोकन करोगे, बच्चा कौन सा काम कर रहा नहीं कर रहा, ऐसे बिल्कुल कंचे जैसी आंखें निकाल कर नहीं देखोगे, अरे पीछे वालों कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, है ना? मौखिक प्रतिक्रिया, हाँ भाई। आप ओरली पूछोगे, बच्चा ओरल नहीं बता पाया मतलब इसमें प्रॉब्लम है। आप छात्रों का लिखित कार्य देखोगे, कितना उसने रिकॉर्ड बनाया, काम किया कि नहीं किया है। संचयी और उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड, यानी आप क्या करेंगे, कुमुलेटिव और एनाकॉर्डल रिकॉर्ड को मेंटेन करके देखेंगे। सही बात है, क्योंकि ये दोनों रिकॉर्ड ऐसे जो बच्चे की पीछे हुई गतिविधियों के बारे में आपको बताते हैं। इसी से आप पता लगा सकते हैं कि बच्चे के अंदर क्या कमी है। तो ये सारी चीजें सही है। अब ये ई क्या कहता है, योग्यता परीक्षण, यानी आप कह रहे हैं कि उसका एप्टीट्यूड टेस्ट ले लो। एप्टीट्यूड टेस्ट लेना कभी भी निदानात्मक परीक्षण के अंतर्गत नहीं आता है। ओ भाई समझ लो सारे लोग, क्या कह रहे हो? हाँ, अरे वाह, तो जवाब समझ में आ गया। राइट ऑप्शन सी एकदम सही जवाब है, क्योंकि आप कभी भी योग्यता परीक्षण के आधार पर किसी बालक का निदान नहीं करते, डायग्नोस के आधार पर करते हैं। बहुत ही बढ़िया जवाब दिया आपने सी। तो आप सभी ऑप्शन को धीरे धीरे समझते चलो, जानते चलो, मानते चलो और लाइक भी करते चलो। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर आता हुआ देखेंगे, क्या मिलेगा इसका जवाब। क्वेश्चन है, गीतांजलि ने माला हाँ हाँ हाँ, बहुत ही खूबसूरत सवाल है। इसको कौन करेगा रिजवानों को छोड़ के? गीतांजलि ने माला बनाने के लिए कुछ मोती खरीदे। उसके पास 10 मोतियों के कुछ पैकेट थे और साथ ही कुछ खुले मोती भी थे। प्रत्येक मोती की कीमत 50 पैसे है। 10 मोतियों का एक पैकेट खरीदने पर उसे 1 रुपया कम देना पड़ता है। वह मोतियों को इस प्रकार खरीदते कि कुल मोती की संख्या 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या है। यदि वह ज्यादा से ज्यादा छूट लेना चाहते तो उसने दुकानदार को कितने रुपए दिए? सवाल है। सवाल बहुत घुमा घुमा कर पूछा गया है, लेकिन कोई बात नहीं है, आप भी इसका घुमा घुमा कर उत्तर देंगे, हमें विश्वास है। सवाल का जवाब क्या मिलेगा? ओ माय गॉड, क्या बात, अरे भाई क्या खा के आए हो आज? क्या खा के आए हो आज? रंजना 3 तारीख, मैंने कहा 3 दिसंबर। टीचर्स को बोला है, वो प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं उनसे बात करूंगा आज कल। और राइट ऑप्शन बी मिल रहा है मुझे। ओके ओके, सब लोगों ने भी जवाब दिया है, क्या बात है भाई, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आप आंसर देते हैं। ये तो भाई मजा ही आ गया बात में। समझ लेते हैं कैसे हुआ है, समझ लो, इतना आसान मुश्किल सवाल नहीं था। देखो, सबसे पहला मेरे सामने सवाल आता है कि उसने क्या काम किया, 10 मोती के कुछ पैकेट थे, उसने खुले मोती भी थे, प्रत्येक मोती की कीमत 50 पैसे, तो एक मोती 50 पैसे का मिलता है, नो प्रॉब्लम। 10 मोतियों का पैकेट लेने पर उसे 1 रुपया कम देना पड़ता है। मतलब क्या है, अगर वो 10 खुले मोती लेगी तो उसे कितने देने पड़ेंगे? 5 रुपए ना भाई। अगर वो खुले मोती लेगी तो 10 मोती के उसे 5 रुपए देने पड़ेंगे। अगर वो 10 का एक पैकेट लेगी तो उसे कितने देने पड़े? 1 रुपया कम, 4 रुपए देने पड़े ना। ये बात समझ में आ गई? यहां तक क्लियर है? एक मोती की कीमत 50 पैसे है और 10 मोती का पैकेट लेने पर उसको 1 रुपया कम, 4 रुपए देने पड़ते हैं। इज दैट क्लियर? अब क्या हुआ, उसने क्या बोला, वह मोती कितने खरीदती है? संख्या 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या है। अब 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी होगी? 98। यानी उसने 98 मोती खरीदे हैं, मतलब ये तो है, उसने कितने? 98 मोती खरीदे हैं। तो छूट ज्यादा से ज्यादा ले, आप कैसे लोगे भाई? आपको 98 मोती खरीदने हैं, एक खुला मोती जो है वो 50 पैसे का है
और आपको पैकेट 10 रुपए, 10 मोती का पैकेट 4 रुपए का, आप क्या लोगे कि भैया 10 के तो 9 पैकेट दे दो और 8 मोती खुले दे दो मुझे। तो ये हो जाएंगे 9 चौक 36 रुपए के, ये हो जाएंगे 4 रुपए के, तो टोटल 40 रुपए देने पड़ेंगे। उसको अधिक से अधिक छूट लेनी है। तो बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से सब लोगों को, क्लियर है? हाँ, बस सवाल को पढ़ लो, एक बार ढंग से पढ़ लोगे तो सवाल आपसे गलत नहीं होगा। देखने में बेतक बड़ा लग रहा है लेकिन सवाल हो जाएगा आसानी से। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर रखते हैं और चाहेंगे जवाब मिलेगा मुझे। एक और प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, जल्दी से बता दो, तेजी से आंसर क्या है। सूक्ति यानी एक फ्रेज है क्या, गणित अधिगम का आरंभ घर से होता है। भैया आप सभी जानते हैं घर में तो सीखता है बच्चा, क्या खाएगा, क्या पिएगा, कितना पानी पिएगा, 2, कितनी चॉकलेट चाहिए, 5। तो इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग, ये बचपन में तो हमने सबने देखा है, हमारे घर में बच्चे सब लोग ऐसे ही मांगते हैं, हमें तो ये चाहिए वो चाहिए। अब आपका सवाल क्या है, अधिगमकर्ताओं के गणितीय कौशल में वृद्धि के लिए घर में निजी शिक्षक सहायता कर सकते हैं? नहीं, अधिगमकर्ताओं के गणितीय कौशल को वृद्धि करने के लिए निजी शिक्षक कर सकते हैं, लेकिन ये खिलाफ है। एनसीएफ कहता है स्कूल में पढ़ाओ बच्चों को, ट्यूशन देने की जरूरत क्या है ना। दूसरी बात करते हैं आगे, उसने बोला बच्चों को गणित पढ़ाने का उत्तरदायित्व अभिभावक का है। क्यों भाई, अगर अभिभावक को गणित पढ़ाने का उत्तरदायित्व है तो टीचर आप फीस क्यों देते हैं स्कूल में, ये भी गलत हो गया ना। नेक्स्ट की बात करें, घर और वातावरण में प्रचुरता में संसाधन उपलब्ध होते हैं जिनका उपयोग गणित के अधिगम, बिल्कुल सही बात है भाई। घर में क्या है, मैंने कहा रोटी कितनी खाएगा, कितना पानी पिएगा, चॉकलेट 1 लेगा 2 लेगा, 2 चॉकलेट तुम्हारे पास, 2 इस भाई को दे दी, कितनी बची। तो ये घर में प्रचुर मात्रा में मूर्त वस्तु होती, संसाधन होते जिनको आप आसानी से इंप्लीमेंट करके बच्चे को गणित समझ सकते हैं, और वही सबसे अच्छा जवाब, ठीक है ना। राइट ऑप्शन 3। एक और सवाल, गणित प्राथमिक स्तर पर गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में शामिल क्या है। प्राइमरी लेवल पर आप फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करते हैं। अब देखो रचनात्मक का मतलब होता है क्रिएटिविटी, याद रखिएगा जब भी रचनात्मक का जिक्र होगा तो वो हमेशा क्रिएटिविटी पर होगा, जहां बच्चा कुछ नया करने की कोशिश करता है, ठीक है ना। तो देखेंगे रचनात्मक मूल्यांकन, अभी हम मूल्यांकन का मतलब क्या है, अब आप उसको वैल्यूएट कर रहे हैं। और रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है, ड्यूरिंग द सेशन किया जाता है, आप जानते हैं ना, कक्षा शिक्षण के दौरान जब आप सत्र चला रहे हैं उस दौरान किया गया असेसमेंट ही क्या होता है, एफए होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, जिसके आधार पर बच्चों को फीडबैक दिया जाता है, उनकी कमियों को ढूंढकर उनको और प्रोत्साहित किया जाता है, ठीक है ना। तो गणित में सामान्य त्रुटियों को पहचानना हो सकता है, सही बात है। कार्यविधि को जांचना, ये भी सही बात है। छात्रों को श्रेणी और वर्गीकरण, ये गलत बात है। हाँ जी भाई, ये तो आप बच्चों को, छात्रों को श्रेणी में नहीं बांट सकते ना कि भाई तू कम पढ़ता, तू उधर बैठ, मैं इधर बैठूंगा। गणित अधिगम में कमियों को पहचानना, हाँ ये एकदम सही जवाब है। ये तो सही बात है, डायग्नोस तो हुआ लेकिन उसका इलाज नहीं हुआ। तो गणित अधिगम में कमियों को पहचानना और शिक्षा शास्त्र में सुधार करना कि वो गलतियां हो क्यों नहीं है, इनको समझाना। तो राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4, अगर आप देते हैं डी, एकदम सही जवाब है आपका, डी और सी, बढ़िया। तो डी ऑप्शन आपने दिया है, नो प्रॉब्लम, नो दिक्कत, अच्छे से जवाब मिल रहे हैं मुझे, यही मुझे चाहिए आपसे। एक और सवाल देखते हैं जल्दी से, क्या आता है आपके हिसाब से। जब बच्चों को शाब्दिक प्रश्न हल करने के लिए दिया जाता है तब बहुधा वो टिप्पणी करते हैं, यदि आप मुझको बताओगे कि मुझे कौन सी संक्रिया करनी है तो मैं हल कर दूंगा। इस प्रकार का उत्तर का क्या कारण हो सकता है। बच्चे बोलते हैं ना, अरे मुझे बताओ तो सही क्या करना है, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। मैं करता हूं, बताओ क्या करना है। करना ही तो नहीं आता, कि करना ही तो समझ नहीं आता, है ना। समझ रहे बात को। तो राइट ऑप्शन क्या है, बच्चे आलसी हैं और प्रश्न को पढ़ना नहीं चाहते, ये तो गलत लिखा है। बच्चे तो हमारे वाले आलसी हैं, ये बच्चे तो बढ़िया हैं। बच्चे तो हमारे आलसी एकदम स्लोथ हैं, एकदम स्लोथ। स्लोथ को जानते हो ना, सुबह वाली क्लास में उठ नहीं पाते, लाइक करने के लिए रजाई में से हाथ बाहर नहीं निकाल सकते। स्लोथ पेड़ पर 16 घंटे उल्टा लटक के सोते, रजाई में सोते, बस इतना अंतर है। मेरे बड़े प्यारे बच्चे हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ, ठीक है ना। तो इसलिए उनकी तुलना स्लोथ से करता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। तो बच्चे आलसी नहीं हैं, बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं और समझदार होते हैं। बच्चे शाब्दिक प्रश्नों को पसंद नहीं करते, छुटकारा पाना चाहते हैं। क्या ये बात सही है कि बच्चे को शाब्दिक प्रश्न में मजेदारी नहीं है, अरे क्या माँ सचिन दे दिया शाब्दिक प्रश्न, पढ़ो इसे करो, गलत बात है। शाब्दिक प्रश्नों के प्रति बच्चों को दुर्भीति होती है, यानी क्या होती है, उनको प्रॉब्लम होती है, टेंशन होती है उनसे, नहीं। बच्चों में परिज्ञान कौशल की, बिल्कुल सही बात है। बच्चों में क्या होता है, जो कॉग्निटिव स्किल्स हैं उनको समझने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। अरे नहीं, सब लोगों को स्लोथ बोल रहा हूं मैं, जो मेरे साथ सुबह नहीं उठ पाते। आप तो सुबह सुबह आ जाते हैं, जो आ जाते हैं वो तो चीते हैं, चीते, डोंट वरी, ठीक है ना। वो सुबह उठ जाते, वो स्फूर्तिदायक हैं, तो चीते हैं, चीते।
ठीक है ना, चलो ओके, बात समझ में आई, नो प्रॉब्लम, इट्स ए पार्ट ऑफ जोक, डोंट वरी। ठीक है ना, तो शाब्दिक प्रश्नों को प्रति, बिल्कुल, तो बच्चों में परिज्ञान यानी संज्ञानात्मक जो है, कॉग्निटिव स्किल जो उसकी कमी होती है, इसलिए बच्चे उनको समझ नहीं पाते। अगर वो समझ जाए उस ज्ञान को पुराने ज्ञान से जोड़ नहीं पाते, अगर जोड़ जाएंगे तो काम बन जाएगा, इसलिए प्रॉब्लम है। इसलिए राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 है, ये क्रिया बच्चे के कारण उत्तर हो सकती है। क्लियर है? हाँ, अरे मैं इट्स अ पार्ट ऑफ जॉब, डोंट टेक इट पर्सनली। ओके, हाँ, आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल की बात करते हैं। इनमें से कौन सा गणित पढ़ाने के लिए निगमनात्मक विधि का लक्षण नहीं है? इनमें से कौन सा डिडक्टिव मेथड का लक्षण नहीं है गणित में पढ़ाने के लिए? इस विधि में अधिगमकर्ता सामान्य से विशेष की ओर अग्रसर होता, कहते देखो आया ना टीचिंग मेथड्स। इस विधि में अधिगमकर्ता जो होता है वो सामान्य से विशेष, अब मैंने अधिगम विधि आपको कल ही पढ़ाई थी, अधिगम मैंने आपको, आगमन विधि मैंने कल ही पढ़ाई थी कि आगमन विधि का मतलब क्या, क्यों इसको पढ़ते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है। इनमें से कौन सा नहीं है? अधिगम में सामान्य से विशिष्ट की तरफ चलता है बच्चा, निगमन विधि में एकदम सही बात है, क्योंकि आगमन की उल्टी होती है, आगमन में बच्चा विशेष से सामान्य की तरफ चलता है, यहाँ सामान्य से विशिष्ट, एकदम सही बात है। यह विधि छात्रों और छात्राओं दोनों का समय और शक्ति बचाती है, एकदम सही बात है, क्योंकि इसमें सिर्फ फार्मूला बेस होता है, रट्टाफिकेशन चलता है, जिस बच्चे को फार्मूला याद है तुरंत पढ़ा देगा, और यह बहुत समय और श्रम बचाती है, एकदम सही बात है। यह तथ्यों और सूत्रों को स्मरण करने पर बढ़ावा देती है, ये भी एकदम सही बात है, क्योंकि इसमें बच्चों को नियम दिए जाते हैं, बच्चा उन नियमों को याद कर लेता है और आगे बढ़ जाता है। इस विधि में अधिगम करता नियमों सूत्रों की खोज करता, अरे भाई इसमें कैसे करेगा? सामान्यीकरण करना आगमन विधि का सिद्धांत है कि बच्चा बहुत सारे फार्मूलाज को, नियम को पढ़ता है और वो एक नए नियम की स्थापना करता है, उसको कहा जाता है आगमन विधि। तो ये गलत है, निगमन विधि नहीं है, लास्ट वाला स्टेप आगमन विधि का है, इंडक्टिव मेथड का, डिडक्टिव का नहीं, इसलिए ये इसके अकॉर्डिंग गलत है। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल की बात करते हैं आपसे, चलिए रहा। एक आयताकार कागज का क्षेत्रफल 208 वर्ग सेंटीमीटर है, उसका परिमाप 58 सेंटीमीटर, उसकी लंबाई और चौड़ाई बता दो क्या होगी। अब देखो यह सवाल समझने की कोशिश करना, कुछ ज्यादा तीर नहीं चलेंगे इसमें, समझने की कोशिश करना, डीप मत जाना, आराम से हो जाएगा। एरिया क्या होता है? एल और बी, लंबाई गुणा चौड़ाई कर देंगे तो कितना आना चाहिए? 208। ओके ओके, बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ओके, आगे बढ़े। उसने बोला अब इसके परिमाप की बात करते तो क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी, वो क्या होता है? उसने बोला 58, तो मैं बोल दूं एल प्लस बी इज इक्वल टू 58/2, दैट इज 29। अब यहां मत जाओ, इसको तो बाद में देखेंगे, अब ऑप्शन पर आ जाओ सीधे, क्योंकि अगर आप एल प्लस बी का होल स्क्वायर निकालेंगे, एल माइनस बी का होल स्क्वायर निकालेंगे तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो हम इसको सीधा समझेंगे क्या। अब आपको 29 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनका टोटल तो 29 रहे, लेकिन उसका मल्टीप्लाई 208 हो। अब देखो 13 और 16 हो सकता है, 14 14 28 होता है, 16 13 हो सकता है, और 15 14 29 हो सकता है। अब इन दोनों की गुणा कितनी होनी चाहिए? 208। अब देखो 13 16 की गुणा 208 है, और 15 14 की गुणा तो 20, 15 2 के 60, 15 6 की 200, ये तो नहीं होगी, और इसकी गुणा भी 208 है। तो इन दोनों में से कौन सा चूज करें? क्योंकि लंबाई हमेशा ये माना जाता है चौड़ाई से ज्यादा होती है, हम हमेशा सोचते हैं कि लंबाई चौड़ाई से ज्यादा होती है, इसलिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि उसने पहले लंबाई पूछा है ना, तो लंबाई 16 होगी, चौड़ाई 13 होगी। राइट ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बात समझ में आ रही है जी। आज बच्चों के लाइक बड़े कम है, लाइक्स इतने कम क्यों? अभी आज मैंने कम बोला तो लाइक नहीं दोगे? ऐसा लगता है कई बार हमें बोलना पड़ता है कि लाइक कर दो, बार बार बोलना सही नहीं लगता है हमें, तो हर किसी बच्चों को पर्सनली बोलना पड़ता है भाई लाइक करके जाना, चलो मर्जी मत करना। अगली संख्या पहचानिए, आइडेंटिफाई द नंबर नेक्स्ट नंबर, इनमें से नया नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा। अब देखो ये सीरीज वाले क्वेश्चन है, सीटेट ने कहा ये पैटर्न है, अब पैटर्न को उन्होंने सीरीज में बदल दिया है ना, पैटर्न को सीरीज में बदल दिया, अब ये रीजनिंग में कन्वर्ट हो गया है। कैसे हुआ देखो। अब इस सवाल का जवाब, चलो आप मुझे दो पहले, क्या आना चाहिए, मैं वेट करता हूं आप में से कौन इसका मुझे आंसर देने के लिए तैयार है। ओके, देखेंगे जवाब क्या मिलेगा, आंसर। और यहां पर आपने जवाब देने की कोशिश की है डी, समझेंगे बहुत आसान था, क्योंकि इसमें दो सीरीज का कॉम्बिनेशन है। कैसे? अल्टरनेटिव देखो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 का टेबल है। इधर देखें, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, यहाँ क्या आएगा 3 पंजे 15, राइट ऑप्शन 50।
इज दैट क्लियर? राइट ऑप्शन क्या 15 है। बात समझ में आगे? कोई प्रॉब्लम तो नहीं भी किसी को? हाँ कि ना? क्लियरिटी है? एनी प्रॉब्लम, एनी इशू? नो प्रॉब्लम, नो इशू। समझ में आ गई बात? बढ़िया, आगे बढ़े। ओके, नो प्रॉब्लम, नो इशू। और आपका सवाल हो गया है शुरू। आसान सवाल था, ऐसे मिल जाए तो बात ना बन जाए। एक और सवाल आपकी समझ में जो आ जाए। चलो देखते हैं सवाल क्या है। क्वेश्चन है, मंगलवार को 2 दीवार घड़ियां नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर 9 बजे चलती हैं, चालू की जाती हैं। दोनों दीवार घड़ियां 1 घंटे में क्रम से 3 मिनट और 5 मिनट तेज हो जाती हैं। दूसरी दीवार घड़ी में कितने बजे होंगे यदि पहली दीवार घड़ी जो घंटे में 3 मिनट तेज हो जाती है बुधवार को सुबह 6:27 का समय प्रदर्शित करती है? सवाल समझ में आ गया होगा? बता देता हूं। ये 2 घड़ियां हैं, इन दोनों घड़ियों को 9 बजे शुरू किया गया, रात के 9 बजे। रात्रि 21 बजे है ना, तो रात के 9 बजे 9 PM शुरू किया गया। ओके, 9 PM दोनों को शुरू किया गया। अब हुआ क्या, दोनों दीवार घड़ियों में से अगर ये पहली वाली घड़ी की बात करता हूं, फर्स्ट वाली की, ये हर घंटे में 3 मिनट तेज हो जाती है। और दूसरी वाली घड़ी जो है वो हर घंटे में 2 मिनट तेज हो जाती है, 5 मिनट सॉरी, है ना, 5 मिनट तेज हो जाती है। अब कहानी यहां रुकती है। अगर मैं आपसे बात करूं तो 1 घंटे में ये वाली घड़ी से कितना आगे चली जाती है? आप कहेंगे 5 माइनस का 3 बराबर 2। मतलब दूसरी घड़ी पहली वाली घड़ी से हर घंटे में 2 मिनट आगे हो जाती है। मतलब समझ में आ गया? मतलब समझ में आ गया? अब क्या हुआ, उसने बोला कि दूसरी घड़ी में कितने बजे होंगे, यानी इस वाली घड़ी में कितना टाइम होगा अगर पहले वाली घड़ी में कितना बजा है, 6:27। अब पहला आप ये निकालो कि 9 बजे से लेकर के कितने घंटे हुए यहां तक। भाई 9 बजे चली वो एक साथ, तभी तो मैच निकालेंगे। आपने कहा 9 बजे ये चली बड़ी, तो 9 से 3 12, 9 घंटे पूरे हो गए। तो 9 घंटे में इसमें 6:27 हुए, तो इसमें हर घंटे 2 मिनट आगे जा रही थी ये, तो 2 की गुणा कर दें तो ये इससे 18 मिनट आगे होगी। तो 6:27 में 18 जोड़ दो, तो 6:45 घंटे का समय होगा। राइट ऑप्शन 4 होना चाहिए। क्लियर है? बात समझ में आ गई होगी सबको, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। इज दैट क्लियर टू ऑल? आसान था, समझ में आ गया होगा। बस आपको सवाल बड़े बड़े हैं आए हैं, लेकिन उनको समझना होगा। और वो थोड़े घुमाने वाले रीजनिंग बेस्ड सवाल हैं, जिससे कि आप सवालों में उलझें और समय को वेस्ट करें। कंडीशन सिर्फ इतनी है कि आप सवालों को एक बार में पढ़ने की कोशिश करें। फिर से बताना है, फिर समझ लो। मैंने क्या बोला कि 2 घड़ियां, ये भी 9 बजे चली रात को, ये भी 9 बजे चली रात को। ये 1 घंटे में 3 मिनट आगे हो जाती है, ये 1 घंटे में 5 मिनट आगे हो जाती है। तो अगर मैं बात करूं तो ये 3 मिनट आगे चली, 5 मिनट, तो 1 घंटे में इस वाले घड़ी से ये कितना आगे हो गई? वो तो फिक्स था, जो स्टैंडर्ड टाइम था। तो ये 5 - 3 कर दूं तो ये पहली वाली घड़ी से दूसरी वाली घड़ी जो है वो 2 मिनट आगे हो जाती है हर घंटे। 1 घंटा में वो इससे 2 मिनट आगे चली जाती है। उसने बोला कि इस घड़ी में सुबह के कितने बजे? 6:27 हो रहे हैं। तो ये घड़ी में 6:27 बजे हैं, तो इस घड़ी में कितने बजे होंगे? तो आप ये तो निकालोगे कितने घंटे हो गए, क्योंकि हर घंटे में वो 2 मिनट आगे जा रही थी। तो आपने रात के 9 बजे से इसमें जब निकाला तो 9 और 3 12, रात के 12 बजे, फिर 6 बजे, तो 9 घंटे हुए ना पूरे। सेकंड मिनट को नहीं जोड़ रहे हैं अभी, क्योंकि हर घंटे की बात हो रही है। तो इस समय 9 घंटे बाद आपने टाइम देखा, 9 घंटे पूरे हो चुके थे। तो 9 घंटे में ये तो 6:27 बजा रही है, तो ये तो 2 मिनट, हर घंटे 2 मिनट इससे आगे हो रही थी। तो 9 × 2 कितना हुआ? 18। तो इसमें 18 मिनट और जोड़ देना, आंसर आ जाएगा। फिर बात समझ में आ गई भाई सबको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो प्रॉब्लम, नो इशू। आगे बढ़ जाएं, एक और सवाल की बात करें जी। नहीं, मिनट उसमें बोला नहीं था, इसलिए मिनट को काउंट नहीं करेंगे। पढ़ाई करो मीनाक्षी, ऐसे कैसे हो जाएगा? कहां आपका दिमाग और मन जा रहा है? एक और सवाल, निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़े और सबसे छोटे भिन्न का अंतर निकालिए। फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रैक्शन। अब देखो सवाल आसान है, 2 4 6 भिन्न दिए, सबको काट पीट के कर दो। 3 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 0.75, 1 में 2 का डिवाइड करेंगे 0.5, 1 में 4 का डिवाइड करेंगे 0.25, 3 छंग 18, 0.66, इसको करेंगे तो 0.60, इसको करेंगे 0.67 वाले 6 48 8। सबसे बड़ी भिन्न क्या? 80 है, तो ये सबसे बड़ी होगी 5/6। सबसे छोटी कौन सी? 1/4। इन दोनों को घटा दो बस। आपने कहा 12, इसका एलसीएम आया 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 -4 12, तो 7/12 इसका सही जवाब है। विदाउट सेकेंड वेस्ट यू कैन फाइंड द आंसर। राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी।
क्लियर है? सिंपल, आप सिंपल डिवाइडेशन से निकाल सकते हैं कौन से भिन्न छोटे और कौन से भिन्न बड़े। यू कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू। एक और सवाल लेता हूं आपके समक्ष, चाहूंगा इसका जवाब भी मिले तेजी से, जबरदस्त। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, एक व्यवकलन का प्रश्न था 83 माइनस का 656, ऐसे। कुछ छात्रों ने उत्तर दिया 33, इन बच्चों ने 33 उत्तर लिख दिया। इसका छात्रों द्वारा की गई अशुद्धि को संबोधित करने के अत्यधिक उपयुक्त रणनीति कौन सी है? कौन सी स्ट्रेटेजी होगी उसने जो इनएक्यूरेसी की है? अभ्यास के लिए इसी प्रकार के प्रश्न दें। अरे इन्हीं में तो वो गलती कर रहा है। जब गलती आपको पता लग गई तो दोबारा से अभ्यास के लिए इन प्रश्नों को क्यों दोगे? उसका निदान करने की कोशिश करोगे ना, तो गलत है पहला वाला। तो छात्रों को कहें कि वो समस्या को एक बार दोबारा हल करे, फिर गलत कर दिया है ना। उन्हें एक अंक वाली संख्या के उदाहरण दें और बाद वाली अंकों की संख्या को पढ़ने को दें, ये भी गलत। हाँ, अब उसने करा कैसे देखो, 6 में से 3 घटाया 3, 8 में से 5 घटाया 3, उसने बड़ी संख्या छोटी संख्या को घटा दिया। तो क्या करें, उन्हें संख्याओं को पुनर्समूह रिग्रुपिंग करने की, क्या आपको हाथ से लेना पड़ेगा, यहां से कैरी लेना पड़ेगा ना, 13 में से 6 जाएंगे जब लिखेंगे, और उन्हें स्थानीय मान की अवधारणा को पुनः विचार करो। एकदम सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है, बात समझ में आ गई? डी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों आज मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मजबूरी है, अभी एक क्लास स्टार्ट होने वाला दूसरा 8:30 पर, तो मुझे जाना पड़ेगा जल्दी से। बाकी के 5 सवाल मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, ठीक है ना। तो अभी मुझे दीजिएगा इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद सबका जुड़ने का। और आपको बता दें हमारे टाइमिंग शायद सभी को पता है, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। और अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो वे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और आपको भी मोटिवेशन मिलता रहे और आप भी पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें आगे। इसके साथ साथ दोस्तों आपको बता दें, तो भाई आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, दीजिएगा इजाजत। थैंक यू वेरी मच। और आप सबका शुक्रिया जुड़ने का। तो मुझे आशा है आपसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करने की। टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप आनंदित रहें, मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें, खिलखिलाते रहें। थैंक यू वेरी मच। टाइमिंग आपको पता ही है ना, टाइमिंग का तो पता है ना, 7:30 PM मैं पढ़ाता हूं मैथ, सुबह 6 AM में EVS पढ़ाता हूं, और शाम को 5 बजे मैडम आपको पढ़ाती हैं 5 PM हिंदी, और मॉर्निंग में 10:30 पर आपको पढ़ाया जाता है CDP। ये सब प्रीवियस ईयर चल रहे हैं, तो जल्दी ज्वाइन करें, आनंद उठाएं। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मुस्कुराइए, गुनगुनाइए, हंसते हंसाते रहिए। थैंक यू।